गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 12 के टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है जेनेटिक अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। यह आपका 5th चैप्टर है और जिसको आप लोग आनुवंशिकी का नाम देते हो सिद्धांत प्रक्रम। ये जो चैप्टर है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो चाहे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, यहाँ से हर बार क्वेश्चंस आने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन को डिस्कवर करेंगे, ऐसे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे हम लोग जो कि मैक्सिमम 98% 95% आने की पॉसिबिलिटी होती है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो बिना लेट किए हम लोग सीखते हैं। कुछ यहाँ से 2 नंबर में भी क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर में भी आते हैं, इस तरह लॉन्ग आंसर टाइप भी आते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका। और सीखते हैं जिससे कुछ टिप्पणी लिखने को आता है आपके यहाँ। और एक को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जैसे प्रभावी हो अप्रभावी। अच्छा, टिप्पणी की जगह में कभी कभी अंतर भी लिख देता है। जैसे प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, अप्रभावी लक्षण होते हैं। तो आपको भी पता है कि जो लक्षण F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं, शो कर देते हैं, दैट्स आर द डोमिनेंट। और जो नहीं कर पाते वे क्या होते हैं, रिसेसिव यानी कि अप्रभावी होते हैं। और समयुग्मजीव, विषमयुग्मजीव, इसी को हम लोग होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कहते हैं। होमोजाइगस क्या होता है, जब कोई भी किसी भी ट्रेट के लिए अगर मान लीजिए कि दोनों एरिया सेम है, चाहे कैपिटल में है चाहे कोई स्मॉल में है, वो होता है आपका होमोजाइगस। और अगर एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, वो क्या होता है, विषमयुग्मजीव यानी कि हेटेरोजाइगस होता है। ठीक है। जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है, यानी कि वे लक्षण वे ट्रेट जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि जिनको हम लोग बाहर से देख सकते हैं, उसको हम लोग कहेंगे फिनोटाइप। और उसके लिए कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल है, जब सेलुलर लेवल पे जाकर स्टडी करेंगे, जेनेटिक लेवल पे जाकर स्टडी करेंगे, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, जीनोटाइप। सीधे सीधे जानो कि जो लक्षण फैला जा रहा है वो है आपका फिनोटाइप, और उसके लिए जीन कौन सा है वो है जीनोटाइप। बात करो बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। आपको पता है नॉर्मली क्रॉस जो होता है, ये हमारे लोग यहाँ गैमेट ये मिलता है, क्रॉस करते हैं तो F1 जनरेशन में ये मिलता है। ये तो है हमारा नॉर्मल क्रॉस। और आपको पता है ये पेरेंट है और ये क्या है, हमारा F1 जनरेशन के प्लांट है, फर्स्ट फीलियर जनरेशन के हैं। तो अगर हम लोग F1 का क्रॉस करवा रहे हैं पेरेंट के साथ, ये होता है हमारा बैक क्रॉस। और फर्दर बैक क्रॉस 2 प्रकार का होता है, एक टेस्ट क्रॉस और दूसरा आउट क्रॉस। अब अगर इसी F1 का क्रॉस हम लोग करवा रहे हैं रिसेसिव पेरेंट के साथ, वो है टेस्ट क्रॉस। और जब इसी को डोमिनेंट पेरेंट के साथ करवाते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं आउट क्रॉस, दैट इज आउट ऑफ सिलेबस, आपके सिलेबस में पढ़ने के लिए नहीं है। हम लोग बात करेंगे एक संकर संकर और द्विसंकर संकर। जब एक लक्षणों को लेकर स्टडी किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो वो होता है आपका एक संकर संकर। और जब 2 लक्षणों को लिया जाता है तो होता है आपका द्विसंकर संकर। एक संकर संकर में जैसे आपका मेंडल का पहला नियम, दूसरा नियम पढ़ते हो, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। और द्विसंकर संकर में आप पढ़ते हो ये स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम, लॉ ऑफ फ्री असाइनमेंट। ठीक। लोग बात करते हैं घातक जीन। घातक जीन के बारे में आप पढ़े होंगे। यहाँ पे ये वे जीन होते हैं अगर हमारे यहाँ एक्टिव हो जाते हैं तो वो डेथ कॉज कर सकते हैं। अब उसको लोग कहेंगे घातक जीन। एकदम छोटे में हम लोग आपको रिकॉल करवा रहे हैं, छोटे छोटे। बाकी डिटेल अगर आपको पूरा चाहिए होगा इसका सोल्यूशन तो आप बता दीजिएगा। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज करना, आपको पूरा सोल्यूशन भी मिल जाएगा, है ना। तो बहुविकल्पी जीन आपका ब्लड में भी पढ़ने को मिलता है, ब्लड के बारे में। सिकल सेल एनीमिया के बारे में भी आप पढ़े होंगे। और सिकल सेल एनीमिया इसमें क्या होता है, जो आरबीसी होती है वो सिकल के शेप की हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि आपको पता है कि जो अमीनो एसिड की पूरी चैन होती है वहाँ पे, और छठवें पे होता जो है वैलिन है, लेकिन इसके स्थान पर ग्लूटामिक एसिड आ जाता है। तो ये आप डिटेल इसके बाद पढ़ोगे। सिकल सेल एनीमिया बदलांतता, वर्ड की अंधता, यानी कि जिसमें कलर को ठीक तरीके से पहचान नहीं कर पाएंगे, बदलांतता। एक हमारा एक्स लिंक डिसऑर्डर होता है। और हीमोफीलिया, इसी को हम लोग रॉयल डिजीज कहते हैं। महारानी विक्टोरिया में सबसे पहले हुआ था। ब्लड का क्लॉट होने की जो पॉसिबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, वो इसमें खत्म हो जाती है।
सर्वभाविता की हम लोग बात करें, जब दोनों जीन आपस में साथ साथ प्रभावी होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं सर्वभाविता। और ऐसे एग्जाम्पल आप पढ़ते हो, जो कैटल्स के रोए का कलर है वो भी आपका सर्वभाविता का एग्जाम्पल है। जैसे आप देखा था ना कि जैसे मान लीजिए एक कोई काऊ है उसका कलर रेड है और एक कोई मान लीजिए बुल है तो इसका कलर मान लो व्हाइट है। तो अब इन दोनों से जो बछड़ा होगा, जो इनका बच्चा होगा, उसमें जो है रेड और व्हाइट दोनों का कलर होगा। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, सर्वभाविता। अब पूर्ण प्रभाविता क्या होता है? अब पूर्ण प्रभाविता जो होता है आपका मेंडल के नियम का अपवाद है। इसमें जो डोमिनेंट वाला जीन है रिसेसिव के ऊपर पूरा का पूरा हावी नहीं होता। ऐसा जो है किया गया मेरा मेरे जलापा में, और इसमें ये होता था कि जब हम लोगों के रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर के बीच में क्रॉस करवाए थे तो इन F1 जनरेशन कैपिटल आर स्मॉल, अकॉर्डिंग टू मेंडल यहाँ पे रेड होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, लेकिन ऐसा होता नहीं है, यहाँ पे पिंक कलर हो गया था। बट जब इनका हम लोग F1 जनरेशन, बट जब इनका सेल्फ कोऑर्डिनेशन हुआ था तो यहाँ पे 1:2:1 के रेशियो में हमको रेड, पिंक और व्हाइट मिला था। और ये इसका जीनोटाइप रेशियो भी था, यानी कि जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो दोनों का सेम था। एक नंबर में भी क्वेश्चन यहाँ से आता है। अब बात है सहलनता की, कोई और इसी में लिंग सहलन लक्षण भी हो जाता है। सहलनता यानी कि जब कोई जीन जो हमारा होता है किसी क्रोमोसोम के साथ लगा होता है, चाहे एक्स या चाहे वाई के साथ, इसी को हम लोग सहलनता कहते हैं। और उनके जो लक्षण होते हैं उसको लिंग सहलन लक्षण कहते हैं। फिर बात आती है टर्नर सिंड्रोम की। 3 सिंड्रोम आपके यहाँ से पढ़ने के लिए है, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। फिर इसके बाद आता है लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण क्या होता है? न कि किसी जीव का पता करना कि वो जो एम्ब्रियो हो रहा है वो मेल हो रहा है या फीमेल हो रहा है, उसको पता करने के लिए जो टेक्निक वो हमारा क्या है, लिंग निर्धारण है। आपके यहाँ 3 चीजें हम पढ़ना है, मनुष्य में, मधुमक्खी में, पक्षी में। मनुष्य में भी आपको पता होगा है ना, वहां पे XX होगा तो फीमेल, XY होगा तो मेल। यहाँ मधुमक्खी में अगर 32 होता है फीमेल में और 16 होता है आपका मेल में, फिर यहाँ पे हो जाता है 16 यानी कि मियोसिस होता है। ये तो ऐसे माइटोसिस होकर 16 रह जाता है। जब इसका 16 इसके साथ मिलता है तो 32 यानी कि आपका फीमेल बनता है। ये वाला ऐसे ही फर्दर डेवलप करके बना देता है मेल, जिसको नाम देते हैं ड्रोन। मधुमक्खी, पक्षी में भी आपके यहाँ होता है ZW टाइप का। ZZ जो होता है मेल में होता है, ZW जो होती है फीमेल में होती है। और फिलहाल इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका मनुष्य में। बात करें मनुष्य गति का क्रोमोसोमल सिद्धांत, जिसको आप सकल एवं बागेरी उनके बारे में पढ़ते हो। फिर यहीं से एक चीज आती है संकर पौधे। संकर पौधे ये वे पौधे होते हैं जिनमें 2 उन्नत किस्म के पौधों के गुणों का समावेश होता है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कोई 2 पेरेंट हैं, दोनों पेरेंट से जो हमको प्लांट मिला है फर्स्ट जनरेशन वाला, वही क्या है, संकर पौधे हैं। अब कुछ क्वेश्चन दिया गया है, जैसे आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं? ध्यान दें 2 चीजें हैं, एक आनुवंशिकी है, एक आनुवंशिकता है। आनुवंशिकी को हम लोग नाम देते हैं जेनेटिक्स, यानी कि स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आनुवंशिकता और विभिन्नता के अध्ययन को कहते हैं आनुवंशिकी, जिसके जनक होते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। अच्छा, इसके मॉडर्न फादर कौन होते हैं जेनेटिक्स के? बेटसन। एक्सपेरिमेंटल फादर कौन होते हैं? TH मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। और फिर इसके जो एक और होते हैं ह्यूमन जेनेटिक्स, जिसमें आप पेडिग्री वगैरह की बात करते हैं, उसके फादर कौन होते हैं? A. गैरव। तो आनुवंशिकता क्या होता है? आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना ही क्या है? आनुवंशिकता है। अब मेंडल के आनुवंशिकता संबंधी नियमों का उल्लेख कीजिए। मेंडल के 2 नियम हैं। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में 3 आ रहा होगा, तो आपको 2018 के पहले की जो बुक्स में लिखी गई है वहाँ पे आपको 3 नियम पढ़ेंगे, लेकिन आज भी आप 2018 के बाद वाले NCERT देखिएगा तो वहाँ पे 2 ही नियम लिखा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यानी कि प्रभावता का नियम, यहाँ पे जो नियम है आनुवंशिकता संबंधी नियम पहला कौन सा है? प्रभावता का नियम। जो दूसरा है वो कौन है? पृथक्करण का नियम। अच्छा, पृथक्करण को ही एक और नियम नाम देते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, युग्मकों की शुद्धता का नियम। फिर अगला जो क्वेश्चन, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम,
स्वतंत्र अभिवन का नियम, जिसमें सीड पे एक्सपेरिमेंट किया गया, जहाँ पे राउंड येलो था, इधर जो है रिंकड और ग्रीन था। दोनों का क्लास करवाते हैं तो F1 जनरेशन को राउंड येलो मिलता है। जब उनका हम लोग फिर से F2 जनरेशन के लिए क्लास करवाते हैं तो इसका जो फिनोटाइप रेशियो आता है 9, 3, 3, 1 आता है। जीनोटाइपिक के लिए हमारा आप ऐसे याद कर लेना 12, 24 या 42, 12, 1 बीच में लगा देना रेशियो। और इसको नया दो तो इसको सिंपल सा हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा ट्रिकी वे में। आपको पता है कि F2 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड क्लास का रेशियो आता है 3:1। यहाँ पे करेंगे क्या 3:1, यहाँ पे 3:1 का मल्टीप्लाई, 3 3 हो गया 9, 3 1 हो गया 3, 1 3 हो गया 3, 1 1 हो गया 1, यानी कि ये रेशियो कितना आ गया हमारा 9 3 3 1। अब ऐसे ही जो हमारा ये रेशियो होता है 1:1 का, 1:1 रेशियो होता है ना, उसमें जो आपका ये वाला नियम है, जो मुखों की शुद्धता का नियम, उसका जीनोटाइप यहाँ भी कुछ नहीं करना है, 1:1 का क्रॉस कर देना है, 1:1 का, यहाँ पे 1:1 का आ गया 1 2 1 2 4 2 1 2 1। अब ध्यान से देखेंगे वही रेशियो आया है जो कि हमने यहाँ पे पहले लिखा था 12 12 42 12 1। और फिर इसके बाद जो अगला प्रश्न, हाँ रेखा चित्र के द्वारा समझाएंगे। रेखा चित्र का मतलब वही जो पढ़ने स्क्वायर के द्वारा बनाते हैं। यहाँ पे क्रॉस का लिखो ना F2 जनरेशन के लिए कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल I स्मॉल y कैपिटल Y स्मॉल y स्मॉल y स्मॉल y, यही वाला, यही रेखा चित्र का बात है। अब अगला क्वेश्चन है मेंडल ने अपने प्रिय जानवर को क्यों चुना? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक वर्षीय पौधा होता है, इसमें जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। इसके अलावा जो भी रिजल्ट होते हैं बड़े कम समय में हमको मिल जाते हैं, आसानी से हमको मिल जाता है। जो भी रिजल्ट होते हैं इसके आसानी से हमको दिखाई दे जाते हैं। ये रीजन था। मेंडल की सफलता के कारण क्या है, ये भी क्वेश्चन आता है। मेंडल की सफलता के कारण इन द सेंस की मेंडल सफल क्यों हुए थे, क्या रीजन थे? तो उन्होंने जैसे एक समय में एक लक्षणों का ही अध्ययन किया है ना, और आंकड़ों का पूरा रिकॉर्ड रखा। उनके अंदर पेशेंस की बड़ी जो है कमी नहीं थी, किसी भी प्रकार के पेशेंस की। आपको पता है कि मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया 1856 से, और कब तक किए 1863 तक, यानी कि पूरे 7 साल इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। और जहाँ से पता चलता है कि इनके पास पेशेंस की जो है बहुत अच्छी क्वालिटी थी। यहाँ आप लोगों का एक क्वेश्चन नहीं तैयार होता, एक दिन 1 घंटे नहीं पढ़ते तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरी जिंदगी खराब हो गई है। तो पेशेंस यहाँ से सीखना चाहिए आपको मेंडल से। बाद में मेंडल की असफलता के कारण क्या थे? मेंडल कहीं कहीं असफल भी हुए, क्योंकि उस समय लोग डार्विन की तरफ ध्यान दिए थे। और ये क्योंकि उसी समय डार्विन बात आया था, उन्होंने ये बता रहे थे वो कि जो ऑर्गेनिज्म है उनको नेचर सेलेक्ट कैसे कर रही है, लोग उधर के साइड अट्रैक्ट हो रहे थे। और दूसरा तरीका ये था कि ये आपको भी पता है कि मैथ से थे, ये इनका मेन सब्जेक्ट जो था वो मैथ रहा और नेचुरल साइंस रहा। फिजिक्स पढ़ाया था पूरा, आपको पता होगा 12 साल ये, तो पूरा मैथ के हिसाब से करे। तो हम लोग के लिए वही हाल हो गया परिवार के लिए, एक तो करेला और दूसरी चढ़ा नीम के पेड़, तो वही हाल हो गया इनके भी साथ। ये तो भैया हम लोग बायो खुद है वैसे दिमाग पागल आता है, उसे मैथ के हिसाब से समझा रहे हैं। इस तरीके से लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया है ना। और भी कई रीजन थे, उसमें कम्युनिकेशन की कमी थी। कम्युनिकेशन आज के ज़माने में देखो बड़ा अच्छा, कहीं भी जा रहे हैं गोइंग टू स्टेटस लग जाएगा, गोइंग टू वाराणसी बाई बस विद 19 टिक 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 टिक। तो ये पहले के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था, है ना। ये भी रीजन था कि मेंडल असफल है। तो हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट आता है, रुधिर वर्ग की वर्षा गति। जो आप पढ़ते हो ना, ब्लड ग्रुप हमारे यहाँ होते हैं एबीओ टाइप, आरएच टाइप। आरएच में आरएच पॉजिटिव, आरएच नेगेटिव। फिलहाल ये आपको जानने की आवश्यकता नहीं है बहुत ज़्यादा। और एबी में, एबीओ में ए बी, एबी और ओ, ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। अब इनका जो है इनहेरिटेंस कैसे होता है, जैसे क्वेश्चन ऐसे आता है, कोई ए ब्लड ग्रुप वाला मेल है, उसकी शादी हो रही बी ग्रुप वाले फीमेल से, और उनके बच्चों में होने वाले रुधिर वर्ग की क्या संभावनाएं होंगी, कितना %। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। एक अच्छा क्वेश्चन हम लोग देखिए लेते हैं। ये वाला आप जानते रहो कि ब्लड ग्रुप अगर ए है तो इसके लिए जीनोटाइप आई वो होगा, बी है आई बी वो होगा, ए बी है
IAIB होगा, ब्लड ग्रुप O है तो IOI होगा। ध्यान से देखना, ये दोनों हमारे होमोजाइगस हैं और ये हेटेरोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है। ये जो है ये वाला है हेटेरोजाइगस, ये होमो ये हेटेरो। ये क्या है IAIB हेटेरोजाइगस, IOI ओनली ऑन होमोजाइगस। क्वेश्चन में अगर आपको कुछ नहीं दिया हुआ होता है तो आप वहाँ पे हेटेरोजाइगस लेते हैं, और जैसे कुछ नहीं दिया है तो सीधा दिया है तो A के लिए लिख लोगे आप IAIO, B के लिए लिख दोगे IBIO। अब इन दोनों को क्या करोगे आप, क्रॉस करोगे, अलग से पॉइंट स्क्वायर बना लोगे, डब्बा बना लोगे। IAIO A के लिए, B के लिए IBIO, इसका क्रॉस किया IAIB यानी ब्लड ग्रुप AB है, IAIO यानी ब्लड ग्रुप A है क्योंकि A डोमिनेंट है, वो रिसेसिव है। यहाँ पे ब्लड ग्रुप B आया, यहाँ पे ब्लड ग्रुप O आया। 25% ब्लड ग्रुप AB, 25% ब्लड ग्रुप A, 25% ब्लड ग्रुप आया B और 25% ब्लड ग्रुप हमारा आया O। ठीक है, तो ये इतने क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके इस टॉपिक से, इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप ये पूरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा बाद में, अगर नहीं भी पढ़ पा रहे हो, नहीं भी हो पा रहा है, इतना ही अगर आप करके चले जाएंगे तो यहाँ से भी आपका काम हो जाएगा, है ना। और करिए इतना पूरा, कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत आपको होती है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप वैसे भी पर्सनल विजिट भी करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। जैसे ट्यूटोरियल राजा बाजार जौनपुर में है हम लोग, और यहाँ पे दीपा एजेंसी ऑटोमोबाइल की है, उसी के जस्ट बगल में है हम लोग। आप पर्सनल मीट भी कर सकते हैं, पर्सनल विजिट भी कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी आपको डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, कोई भी क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से आप उसको गेन कर सकते हैं। और 8 मई से आपका एग्जाम होना है, और इसके पहले चाहे आपको 10th का हो, 12th के हो, पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बायोलॉजी के आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और एक इन्फॉर्मेशन है, बाकी कल 10 तारीख है, कल से हम लोग नई बैच शुरुआत करेंगे, नए क्लास की। आए आप लोग, मोस्ट वेलकम, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मेहनत कीजिए, थैंक यू।